मैं जो लेकर के आया हूँ आयनिक साम्य का जो है ना दूसरा पार्ट है ना। तो इससे जो पहले की जो वीडियो में हमने जो वहाँ पढ़ा था दोस्तों कि आयनिक साम्य क्या होते हैं और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य के प्रकार, जो प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य देखने का जो प्रयास किया था। इसके साथ साथ जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पर ओस्टवाल्ड तनुता के नियम को भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अम्ल एवं क्षार की जो अवधारणा है ना। तो अम्ल एवं जो क्षार की जो अवधारणा है ना, किन किन जो वैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग अवधारणाएं दी है। तो इससे जो पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक्चुअल में ये अम्ल एवं क्षार होते क्या हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट में है ना कई तरह के जो अम्ल जो है ना बिखरे पड़े हुए हैं है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि देखते होंगे भी है ना, जैसे कि इमली है ना, सेब है ना, टमाटर हैं। तो एक्चुअल में अगर देखें दोस्तों अम्ल जो एक स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं है ना। जैसे कि इमली देख लीजिए, तो इमली में आप जानते हैं कि क्या पाया जाता है दोस्तों, टार्टिक अम्ल पाया जाता है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। आप देख लीजिए कि दोस्तों क्या सेब है ना, तो क्या होता है सेब में अगर हम देखें तो एक मैलिक अम्ल पाया जाता है ना। तो टमाटर में आप देखेंगे दोस्तों क्या पाया जाता है उसमें है ना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ जो विभिन्न जो एक वनस्पति एवं जो है ना जीव जंतुओं में भी है ना अम्ल देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि फार्मिक अम्ल है ना। तो फार्मिक अम्ल आप जानते हैं कि कहीं भी हमें है ना बॉडी की किसी भी पार्ट पर चींटी जब चुभती है तो हमें जो है दर्द महसूस होने लगता है या जलन महसूस होने लगता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसमें फार्मिक अम्ल का जो है ना सेक्रेशन होता है ना, जिसके कारण से हमें जलन महसूस होता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कहीं झाड़ी जंगल में आप लोग जाते होंगे तो कुछ कांटेनों में क्या वनस्पति जो पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण से जो कांटे जब चुभ जाती है तो हमें दर्द या जलन महसूस होने लगता है। उसमें भी कहीं ना कहीं क्या दोस्तों फार्मिक अम्ल का जो सेक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण से हमें दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों क्या अम्ल की बात। अब हम बात करते हैं क्षार है ना। तो क्षार एक्चुअल में देखो स्वाद में अगर देखा जाए दोस्तों क्या होता है, तीखा होता है। ठीक है, जैसे कि चूना का अगर हम रासायनिक सूत्र देखें दोस्तों, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसके साथ है खाने का सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो कपड़ा धोने का सोडा है ना, सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से दोस्तों क्या है इस क्षार को भी इस इन्वायरमेंट में कुछ न कहीं हमको देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों है ना कि अम्ल एवं जो है ना क्षार का पहचान कैसे करें है ना। तो आप जानते हैं कि जो अम्ल की जो उपस्थिति में ही नीला लिटमस पेपर में कोई भी अम्ल पदार्थ जब डाल दिया जाता है तो नीला लिटमस पेपर दोस्तों क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, इसी जो नीला लिटमस पेपर में दोस्तों इसी लाल लिटमस पेपर में अगर कोई भी क्षारीय पदार्थ अगर डाल दिया जाता है दोस्तों, जो लाल लिटमस जो पेपर है दोस्तों वो नीला हो जाता है, तो वह क्या होता है दोस्तों, क्षारीय कहलाता है। आप जानते हैं इसमें कोई भी दोस्तों इसमें क्या है एक सूचक डाला जाता है, तो ये सूचक भी एक प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं, जैसे कि है ना गुड़हल का जो फूल हो गया, पत्ता गोभी का जो एक क्या हो रस हो गया, तो इसमें सूचक के रूप में डाला जाता है। तो अब बात आती है कि दोस्तों सूचक होता क्या है। तो सूचक दोस्तों ऐसे जो पदार्थ का यूज़ किया जाता है ना, जो किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया को है ना पूर्ण होने के जो संकेत देते हैं है ना, या अपने जो रंगों के माध्यम से पूर्ण होने का जो संकेत देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सूचक। जैसे कि सूचक मैंने अभी बताया, गुड़हल का जो फूल हो गया, गुड़हल का फूल का जो रस हो गया, ठीक है, जो लाल रंग का होता है। उसके बाद है दोस्तों पत्ता गोभी का जो रस हो गया, तो ये प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे केमिकल रूप से अगर हम देखें दोस्तों, जैसे कि फिनाप्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात किया था दोस्तों लिटमस पेपर है ना। तो एक्चुअल में लिटमस पेपर होता क्या है, तो दोस्तों ये लिटमस जो पेपर अगर हम बात करें तो ये 2 बिलियन रंजकों का जो मिश्रण है जो लाइकेन का बना होता है ना। तो अब बात आती है कि दोस्तों ये लाइकेन होता क्या है। तो लाइकेन दोस्तों है ना ये कवक और जो शैवाल, ये दो एक्चुअल में देखा जाए ये 2 प्लांटों से जो एक दूसरे से क्या है दोस्तों एक सहजीवी है ना, सहजीवी हैं। लाइकेन और जो कवक दोनों एक साथ जो रहते हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों लाइकेन। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो एक जैविक सूचकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है लाइकेन को। ठीक है, तो ये इसी लाइकेन से दोस्तों ये क्या है लिटमस पेपर ये बना है। ठीक है, तो इसी के जो बेस पर दोस्तों अम्ल एवं क्षार का आयनीकरण की जो बेस पर समझने के लिए आप जानते हैं कि 1884 में एक आयरनियस नामक जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने जो आयनीकरण की जो बेस पर
समझाने का जो प्रयास किया, यहीं से अम्ल एवं क्षार को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो अवधारणाएं दी हैं दोस्तों। तो इसी अवधारणाओं को आज हम पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षार की अवधारणा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या जो है ना अवधारणा दी है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं दोस्तों आहिर्नियस का सिद्धांत, है ना। आहिर्नियस का ये सिद्धांत क्या कहता है इसको। ठीक है, आहिर्नियस का सिद्धांत क्या कहता है, इसके जो अनुसार अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, तो इसके अनुसार क्या कहता है दोस्तों, अम्ल, है ना। इसके अनुसार अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो हाइड्रोजन प्लस आयन देने की क्षमता रखता हो, उसे हम कहते हैं अम्ल, है ना। तो उसके बाद दोस्तों किसी भी जो जलीय, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ को जल में जो विलय करने पर जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उसे कहते हैं अम्ल, है ना। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो किसी भी पदार्थ को जल में विलय करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम कह देते हैं क्षार। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये आहिर्नियस का एक सिद्धांत ये कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं एक क्षारीय पदार्थ लेता हूँ दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये क्या होगा दोस्तों, साम्यावस्था में होगा, है ना। ये क्या दोस्तों, ये सोडियम जो प्लस आयन, उसके बाद दोस्तों ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल जो आयन, मतलब दोस्तों ये जो सोडियम जो प्लस आयन है क्या होगा, ये अम्ल होगा, और जो हाइड्रोक्सिल जो आयन दिया दोस्तों ये क्या होगा, क्षार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों है ना आहिर्नियस का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों यह जो सिद्धांत केवल जो है ना एक जलीय विलयन तक ही सीमित है, बाकी जो अन्य जो निर्जीव होते हैं तो उन पर जो है ना यह सिद्धांत काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक कि दोस्तों अम्ल जो है ना अम्ल एवं क्षार का जो है ना आहिर्नियस का सिद्धांत आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या दोस्तों इसमें अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी एक पदार्थ को जलीय विलयन में क्या विलय करने पर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं जो प्लस आयन इसमें देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन करने पर, जल में विलय करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, क्षार। ठीक है, ये किसके अनुसार कहता है दोस्तों, आहिर्नियस सिद्धांत। इसके साथ आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, HCl, है ना। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक साम्यावस्था में होगा, जैसे कि हाइड्रोजन जो प्लस आयन, उसके बाद दोस्तों क्या क्लोरीन आयन होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, मतलब ये क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, क्या ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत क्या कहता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत, है ना। ब्रांस्टेड-लारी सिद्धांत के अनुसार ये अम्ल एवं क्षार पर ये क्या अवधारणा देते हैं। तो ये ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार यह कहता है दोस्तों कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्षार वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो प्रोटॉन ग्राही होता है, मतलब एक्सेप्टर होता है। तो ये कहता है। ठीक है, तो ये केवल उदासीन अणुओं तक दोस्तों यह जो सिद्धांत सीमित नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके बाद दोस्तों ये क्या है, H2 होता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या बनाते हैं, ये साम्यावस्था में होते हैं दोस्तों। तो ये क्या बना लेगा, ये H3O। एक्चुअल में इसको मैं सीधा ऐसे ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक, जैसे कि HCl आप जानते हैं ये प्लस आयन टूटता है, ये माइनस आयन टूटता है दोस्तों। ठीक है, यही दोस्तों क्या HO को मैं इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है, साम्यावस्था में बदल जाता है। ठीक है, यही जो एक माइनस आयन है दोस्तों, यही जो माइनस आयन ये प्लस आयन से जुड़ जाएगा तो क्या होगा ये, ठीक है, H3O प्लस आयन दोस्तों, उसके बाद ये क्लोराइड आयन में बदल जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, है ना, जिसमें से आप जानते हैं कि जो एक हाइड्रोजन जो प्लस आयन है ना, हाइड्रोजन जो प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता रखता है, जो क्लोराइड आयन जो माइनस आयन के रूप में दर्शाता है। बाकी जो इसमें जो H2O होता है दोस्तों वो ग्रहण करने की जो क्षमता रहता है, मतलब क्षारीय गुण दिखाता है। ठीक है, इस तरह से कहता है। तो इसे ये ब्रांस्टेड-लारी का ये सिद्धांत यह कहता है। ठीक है, यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन
लेकिन आप जानते हैं दोस्तों यही जो जल का अणु, ठीक है, एक अम्लक के भांति भी एक व्यवहार करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाने का मैं प्रयास करता हूं दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं अमोनिया, है ना, ये अमोनिया दोस्तों 3+ है ना, HOH कि ये भी जो है ना दोस्तों क्या है, ये जब अमोनिया और जो है ना जल के साथ जब क्रिया करता है तो एक अमोनियम प्लस आयन बनाता है दोस्तों, जो अम्लीय जो गुण दिखाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों, इस एग्जाम्पल से साफ हो जाता है कि एक्चुअल में जल अगर हम देखें तो एक अम्लीय गुण और जो क्षारीय गुण, ये दोनों गुण दिखाता है दोस्तों। इस कारण से जल को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी का गुण भी कहा जाता है या उभयोप्रोटिक विलायक भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि उभयधर्मी विलायक क्या होते हैं। तो उभयधर्मी वह विलायक होता है जो अम्ल एवं क्षार दोनों गुण दिखाता हो, तो उसे हम कहते हैं उभयधर्मी। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा दोस्तों, जैसे जल, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की जो अवधारणा। तो इन अवधारणा के अनुसार अम्ल एवं क्षार को कैसा ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहला संयुग्मी क्षार, है ना। तो एक्चुअल में संयुग्मी क्षार होता क्या है ना। तो अम्ल के द्वारा जो प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार, उस अम्ल का क्या कहलाता है दोस्तों, संयुग्मी क्षार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों संयुग्मी अम्ल। तो ये क्षार के द्वारा जो प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल, उस क्षार का क्या कहलाता है दोस्तों, संयुग्मी अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे है ना H2, हाँ H2O, ठीक है, H2O प्लस अमोनिया, है ना। ये क्या है, साम्यावस्था में दर्शाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों क्या है, ये अम्ल है ना। ये क्या है दोस्तों, क्षार है, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन देगा, त्यागेगा, तो क्या बनेगा, ये NH4+ आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब दोस्तों ये क्या कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखें दोस्तों, ये क्षार, ये जो हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वो क्या रखेगा, वो क्षमता रखेगा। बाकी जो ये अमोनियम जो प्लस आयन है दोस्तों, वो एक इलेक्ट्रॉन देने की वो क्षमता रखेगा। तो इसमें कौन दिया, ये जल दिया है, ठीक है, जल दिया है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो देने की वो क्षमता रखता है। तो यही कहलाता है पूरा प्रोसीजर दोस्तों, क्या, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार, ठीक है। ये संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की जो एक अवधारणाएं हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे एक है ना लुईस अम्ल का जो है ना अम्ल सिद्धांत। उसके बाद हम चौथा देखते हैं दोस्तों लुईस अम्ल एवं क्षार का सिद्धांत या अवधारणा, है ना। तो ये लुईस नामक जो साइंटिस्ट के द्वारा अम्ल एवं जो क्षार के जो अवधारणा को लेकर उसका जो क्या कहना है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं क्षार। उसके बाद अम्ल के बारे में उसका कहना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके, ठीक है। तो यही कहलाता है दोस्तों लुईस अम्ल क्षार की अवधारणा, ठीक है। अगर हम बात करें तो लुईस अम्ल एवं क्षार की जो अवधारणा है वो आयरनीय सिद्धांत और ब्रांस्टेड-लारी की बिल्कुल विपरीत है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके तरह का डिफिनेशन देखा जाए तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें मैं लिया हूँ दोस्तों अमोनिया का, एक उसमें मैं लिया हूँ दोस्तों बोरान ट्राइफ्लोराइड का, ठीक है। तो ये क्षार की भांति व्यवहार करता है और ये अम्ल की भांति जो व्यवहार करता है। तो आप जानते हैं कि है ना नाइट्रोजन का जो बाह्यतम कक्ष में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें दोस्तों अष्टक नियम के अनुसार, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इस अष्टक नियम के अनुसार ऐसा मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो इसी लुईस के जो नियम के अनुसार मैंने दर्शाया दोस्तों, है ना 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये हाइड्रोजन का मैं एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, है ना। तो उनके अनुसार यह कहता है दोस्तों कि क्षार का, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो ये
क्या है, नाइट्रोजन के पास दोस्तों कितना, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। यह जो इलेक्ट्रॉन किसको देगा दोस्तों, हाइड्रोजन को देगा। ठीक है, तो एक दूसरे से अगर हम देखा जाए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन भी जो है ना, इसको जो एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को देगा, ताकि जो है ना इसकी जो अष्टक क्या हो दोस्तों, कंप्लीट हो। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही होगा, जो नाइट्रोजन एक्चुअल में दे रहा है इसको। ठीक है, तो इस कारण से जो इसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लुईस है ना, लुईस क्षार के भांति व्यवहार करता है इस तरह से। ठीक है, बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, है ना। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वह होते हैं दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उसे हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में दोस्तों कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचते हैं, 2। ठीक है, ये एक नहीं दोस्तों, एक एकाकी युग्म मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। ठीक है, पेयर, तो इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें बचते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद देखें दोस्तों बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, क्या, बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें अगर हम देखें तो आप जानते हैं दोस्तों, बोरान का अगर हम वैलेंसी देखें तो अष्टक के नियम के अनुसार अगर दर्शाएं तो 2 और ये 3। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ दर्शाया हूँ 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक आपने सुना होगा, यह है 9। ठीक है, तो इसका अष्टक का नियम अगर हम देखें दोस्तों, इस तरह से दर्शाया जाता है 2 और ये 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है दोस्तों, है ना। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जो बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, ये 2 4 6 1 7, है ना। तो आप देखेंगे कि इनके जो एक इलेक्ट्रॉन जो अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, इसके अनुसार कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, वो ग्रहण कर सके, है ना। तो आप देखेंगे तो ये बोरान के द्वारा ही दोस्तों, इसी बोरान से जो है ना एक इलेक्ट्रॉन किसको प्राप्त होता है दोस्तों, ये फ्लोरीन को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए ऐसा यहाँ पर। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोस्तों एक लुईस का जो है ना एक अम्ल का एक है ना, लुईस अम्ल अवधारणा यहाँ पर कहलाता है ना। ये क्षार की भांति, ये अम्ल की भांति। ठीक है, तो यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो दोस्तों एक लुईस अम्ल का जो मैं यहाँ पर जो है ना लिख दिया हूँ, है ना, जितने भी जो धात्विक जो आयन है दोस्तों क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल का कहलाएंगे ना, है ना। कॉपर 2+ आयन, है ना, उसके बाद कोबाल्ट 3+ आयन, आयरन 3+ आयन, है ना, टिन टेट्राक्लोराइड, है ना, बोरान ट्राइफ्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद है अमोनियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ से दोस्तों अगर बात करें तो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा जो लुईस अम्ल है, कौन सा लुईस क्षार है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद लुईस क्षार तो हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, उसके बाद एमीन, उसके बाद जेल, उसके बाद ईथर, उसके बाद है दोस्तों एमाइड, उसके बाद है क्लोराइड आयन, है ना। ये क्या कहलाते हैं, ये पूरे लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो इस तरह से अगर हम बात करें तो अम्ल एवं क्षार को जो लेकर के जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने, है ना, अलग अलग रूप से जो है ना अवधारणाएं दी, हम इन अवधारणाओं को आज हम देखने का हम लोग प्रयास किए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक के आप लोग को जो है ना समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों पीएच मान को जो लेकर के, और जितने भी जो एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम देखने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस चैप्टर से जो आयनिक जो साम्य से अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, और बाकी जो 1 नंबर का जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस आधार पर हम लोग है ना तैयारी करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों लाइक्स एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।